जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि समीक्षा हिंदी व्याकरण पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने का काम करेंगे क्रिया के बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्या होती है क्रिया। बहुत सारे साथी इसका उच्चारण अशुद्ध करते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। ये क्रिया नहीं है, क्रिया है। क्या है ये? क्रिया है भाई, ठीक है। सभी साथी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं क्या होती है क्रिया। सभी साथी एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे जो क्रिया है, ठीक है, इसका जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? धातु कहलाता है। सभी साथी नोट करेंगे। अब बात आती है कि क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना इत्यादि। तो इन शब्दों से हमें क्या पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है। जैसे खाने का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है और चलने का काम या दौड़ने का काम हो रहा है। और आप सभी ने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें हमने बात करी थी लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के 4 भेद हमने पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ये अभी हमने पढ़ा था। धातु के साथ ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ में ना शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पढ़ना बनता है। इसी प्रकार लिख में ना जोड़ेंगे लिखना, चल प्लस ना चलना आदि। तो उम्मीद करते हैं क्रिया की परिभाषा आपको समझ आई होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो क्या कहलाता है? वो क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और क्या शब्द है जो धातु के साथ जोड़ने से क्रिया बनती है? तो वो ना शब्द है। ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट। आगे बात आती है क्रिया के भेद की। क्रिया के अगर बात करें कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद रहेंगे, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। नाम से ही पता लग रहा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने लड़कों को पीटा, तो अध्यापक कौन है? अध्यापक है काम करने वाला, और काम करने वाला को बोला जाता है कर्ता। तो कर्ता द्वारा पीटने का जो कार्य है, इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? लड़के के ऊपर पड़ रहा है। तो लड़के क्या रहेंगे? कर्म रहेंगे, ठीक है भाई। तो पीटना कैसी क्रिया रहेगी? यहाँ सकर्मक क्रिया रहेगी। ये कह सकते हैं कि जिसके साथ कर्म जोड़ा जाता है, मतलब जिसके साथ कर्म जुड़ता है तो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात कर्म पर प्रभाव न पड़े, तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो यहाँ अगर बात की जाए तो विद्यार्थी पढ़ता है तो पढ़ने का जो काम है ये किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? विद्यार्थी पर। तो विद्यार्थी कौन रहेगा इसमें? कर्ता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आई होगी, ठीक है भाई, क्लियर। तो जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में होता है, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उनको क्या बोलते हैं? उभयविध धातु कहते हैं। क्लियर भाई। आगे बात करते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य कुछ भेद पढ़ेंगे। एक नंबर पर बात करते हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया की बात करें तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, तो खाना और चुकना 2 क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ क्या रहेगी? संयुक्त क्रिया रहेगी। तो संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, इच्छा, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में इनका क्या होता है? प्रयोग होता है। ये बातें आपको थोड़ी सी अच्छे से हाईलाइट करके लिखनी है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा संयुक्त क्रिया के बारे में कथन गलत है, ठीक है। तो ये बातें सही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाम धातु क्रिया की बात करें तो जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। नाम से पता लग रहा है, नाम धातु, नाम क्या होती है? संज्ञा। तो जो संज्ञा सर्वनाम से बनती है, जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाज से लज्जाना, सर्वनाम में अपना से अपनाना, विशेषण होता है जैसे गर्म से गरमाना। तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, तो इसको क्या बोलोगे? नाम धातु क्रिया। सभी साथी अच्छे से नोट करेंगे। परिणार्थक क्रिया की बात करें तो जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है,
प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी हाल ही में जो आपकी सीईटी प्री की परीक्षा हुई थी, इसमें प्रश्न पूछा गया था ये, जैसे राम मोहन से प्रश्न हल करवाता है, तो जो राम है ये करता है, ये खुद काम ना करके मोहन से काम करवा रहा है, तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में राम स्वयं कार्य, ये हमने पढ़ लिया भाई, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़ाना और पढ़वाना, ये पहला रूप रहेगा, ये दूसरा रूप रहेगा। सुनना से सुनाना और फिर दूसरा रूप सुनवाना। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो पूर्व का मतलब होता है पहले, कालिक मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, काल मतलब समय। तो ऐसी क्रिया जो किसी एक समय से पहले, मतलब जैसे जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य कार्य आए, उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है, उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर क्या हो गया, सो गया। अपना पाठ पढ़कर खेलो, ठीक है। तो ये क्या रहेंगी, पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। एक क्रिया का भेद होती है तात्कालिक क्रिया। क्या होती है भाई, तत्कालिक क्रिया, नाम से ही पता लग रहा है, तत् मतलब वह, मतलब, और कालिक मतलब समय, उसी समय। मतलब जैसे मैं कहूं वह पढ़ते ही सो गया, ठीक है, या मैं कहूं वह खाना खाते ही सो गया, तो मतलब एक क्रिया के तुरंत बाद अगर कोई दूसरी क्रिया होती है तो उसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया। तो सभी साथी अच्छे से नोट डाउन करिएगा और